नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर लगातार हम लोग कर रहे हैं। और 3 इयर्स कोर्स में, 5 इयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर वाइज जो आवश्यक सवाल हैं, पुराने सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो आपका 4th ईयर में 7th सेमेस्टर का पेपर कोड एलबी 702 एडीआर का है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम का है। उसके पेपर की बात करेंगे हम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो पुराने सवाल आए हुए हैं उसकी बात। तो सबसे पहले अगर हम देखें सिलेबस की ओर, तो पहली यूनिट है आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से संबंधित। आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट है, डेवलपमेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अनसेट्रल मॉडल है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो 1996 का है, उसके ऑब्जेक्ट, स्कोप और साइलेंट फीचर को लेकर के बात की गई है। सवाल यहाँ से कई बार पूछा भी जाता है कि उसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी और उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उनके विषय में बताइए। आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन, सोर्सेस, काइंड्स, स्कोप है, कोर्ट से क्या अंतर है, कोर्ट का और जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है उसका क्या अंतर है, उसको लेकर के भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को लेकर के है, आर्बिट्रल अवार्ड को लेकर के है। आर्बिट्रल अवार्ड को लेकर के कोई एक नेक्स्ट सवाल आपको मिलना ही मिलना रहता है, चाहे उसको कैसे बनाया जाता है, चाहे उसके विषय में। तो आगे बढ़े तो जो आर्बिट्रल अवार्ड के टाइप्स हैं, बार टू फाइलिंग अ सूट है, रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस है, वेबर है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो आपके लिए जो यहाँ से पहली यूनिट से अगर बात करें जरूरी चीज़ें हैं तो उसमें आपको एक तो साइलेंट फीचर जैसी चीज़ पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड हो गया, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हो गया, आर्बिट्रल एग्रीमेंट का मतलब कैसे, उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं कह लें, या कह लें कि उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। दूसरी यूनिट जब हम देखते हैं तो आर्बिट्रेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को और आर्बिट्रल अवार्ड के विषय में पढ़ना होता है, जिसमें आप कंपोजिशन पढ़ते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का, क्या जो आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीजर है उसके कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पर उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके टर्मिनेशन को चैलेंज किया सकता है, उसको टर्मिनेशन के लिए बात कही जा सकती है। आर्बिट्रल अवार्ड का जो फॉर्म है, जो उसके कंटेंट है, और आर्बिट्रल अवार्ड की मेकिंग और टर्मिनेशन की जो प्रोसीडिंग है। तीसरी यूनिट रेमेडीज को लेकर के है और आर्बिट्रल अवार्ड के इन्फोर्समेंट को लेकर के है, कौन से रिकोर्सेज हैं आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट सेट असाइड करना है अगर आर्बिट्रल अवार्ड को, तो कैसे एप्लीकेशन दी जाएगी। फाइनलिटी को लेकर के भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ से है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसमें आपको उसको डेफिनेशन पढ़नी होती है, चेयरपर्सन पढ़ना होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पढ़ना होता है, उसके पावर, फंक्शन, काम करने की जो उसकी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको पढ़ना होता है। चौथी यूनिट में आपके लिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है और यहाँ से आपको 2 सवाल मिलते हैं। ओरिजिन, कंसेप्ट, मीनिंग को लेकर के, स्कोप, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर के, कौन से जनरल रूल्स हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर के, और जो फॉरेन अवार्ड का हमारे यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट है उसको लेकर के हम लोग आप लोग को सिलेबस में पढ़ना होता है। 7वें सेमेस्टर का जो आपका एडीआर का पेपर है। अब अगर हम लोग एक बार पहले जो पिछले वर्ष का पेपर उसको देख लें एक बार कि सवाल किस प्रकार से आए थे, फिर हम लोग बात करते हैं जो आपके लिए इस बार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो सवाल था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडीआर सिस्टम, डिस्कस इन ब्रीफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर सिस्टम इन इंडिया। अनुकल्पी विवाद निपटारा पद्धति से आप क्या समझते हैं, भारत में अनुकल्पी विवाद निपटारा पद्धति के ऐतिहासिक विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इस प्रकार का एक सवाल आपको चाहे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे उसकी ग्रोथ को लेकर के हो, चाहे उसके प्रगति का कारण क्या है, उसकी प्रोग्रेस का कारण क्या है, क्या कारण है कि लोग और सरकारें और जो नीति नियंता है वो भी चाहते हैं कि आप एडीआर की ओर जाएं, बजाय कोर्टों के आप एडीआर की तरफ बढ़ें। अगला सवाल था डिफाइन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज। माध्यस्थम करार को परिभाषित कीजिए एवं सुसंगत वादों की सहायता से इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार का सवाल था। तीसरा सवाल ट्राइब्यूनल को लेकर के आपके लिए था कि द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स। सरपंच वाली बात आपने सुनी होगी, पंच परमेश्वर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर कभी भी सम संख्या में नहीं रहना चाहिए, विषम में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए उसको लेकर के पूछा गया था। डिस्कस इट्स लीगैलिटी वेयर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट डिसाइडेड केसेज। माध्यस्थम अधिकरण विषम संख्या के सदस्यों द्वारा गठित होना चाहिए, इसकी वैधानिकता की विवेचना सुसंगत निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए जब माध्यस्थम अधिकरण का गठन सम संख्या के सदस्यों द्वारा होता है। कुछ आपके लिए शॉर्ट नोट्स जैसे सवाल भी पूछे थे। टाइम लिमिट्स फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, सेटलमेंट अंडर आर्बिट्रेशन, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। क्या था, माध्यस्थम पंचाट के लिए समय सीमा, माध्यस्थम के अंतर्गत निपटारा, माध्यस्थम कार्यवाहियों का पर्यावसान, टर्मिनेशन। उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड से सवाल था। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रल अवार्ड, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट डिसाइडेड केसेस। माध्यस्थम पंचाट से क्या तात्पर्य है, सुसंगत निर्णीत वादों की सहायता से इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए। अगला सवाल था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड,
माध्यस्थम पंचाट के अपास्त होने से आप क्या समझते हैं? माध्यस्थम पंचाट के अपास्त होने के आधारों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था न्यूयॉर्क कन्वेंशन के विषय में कि डिफाइन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड डिस्कस द ग्राउंड्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को परिभाषित कीजिए और न्यूयॉर्क अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के आधारों की चर्चा कीजिए। अगला सवाल था व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिलिएशन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। हिंदी में कहें तो सुलह से आप क्या समझते हैं? माध्यस्थम एवं सुलह में अंतर। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, तीनों का अर्थ और अंतर कायदे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद एक सवाल जो इस बार भी आने की पूरी संभावना है, चाहे वो परमानेंट लोक अदालत आए चाहे वो सामान्य लोक अदालत आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोक अदालत, डिस्कस द कॉग्निजेंस टेकन बाय लोक अदालत एंड इट्स प्रोसीजर। लोक अदालत से आप क्या समझते हैं? लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने और इसकी प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। 10वां सवाल जो था वो फिर 3 पॉइंट में था, 3 शॉर्ट नोट्स में आपको लिखने थे। नेगोशिएशन, रोल ऑफ मीडिएटर्स और सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो कहें तो पूरा भारी भरकम आपका पेपर था, और जो 2 सवाल वो कहें ABC करके जो पूछे जाते हैं 3 में से 2 करने वाला शॉर्ट नोट जैसे, वो आपके पेपर को थोड़ा सा लेंदी भी कर देते हैं और थोड़ा सा आपको ग्रिल भी कर देते हैं कि आप कायदे से पढ़ करके जाइए। सवालों की अगर हम बात करें आपके लिए जो इस बार के लिए जरूरी है, मैं सबसे पहले कहूंगा कि एक सवाल आप आर्बिट्रेशन मीडिएशन जो कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 का, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, उसकी आप उसकी जो विशेषताएं हैं, सेलेंट फीचर्स, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं। अच्छा, जब आप उसके फीचर्स पढ़ते हैं तो वहां पर कई सारी चीजें आपके अलग अलग क्वेश्चंस को भी कवर कर लेती हैं, चाहे वो सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात हो, चाहे ट्राइब्यूनल की बात हो, ट्राइब्यूनल की संख्या की बात हो, चाहे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन, मिड-आर्ब एक टर्म आपके सिलेबस में यूज हुआ है, तो वहां से चीजें आपको मिल जाती हैं कि उन सब में क्या क्या आपस का मुख्य अंतर क्या है, भेद क्या है। तो एक सवाल आप इस प्रकार का जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो साइलेंट फीचर है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन जो एक्ट है उसके बाद हम आगे बढ़े तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आप जरूर पढ़िएगा। आर्बिट्रेशन, पहले तो आप ये समझिए कि सवाल ये देखिएगा कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेशन के मतलब के साथ आप उसके टाइप जरूर पढ़िएगा कि उसके प्रकार क्या क्या हैं, और उसके बाद आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, जैसे इस प्रकार का सवाल पहले पूछा भी गया है कि व्हाट एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट सच एन एग्रीमेंट। आप जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के विषय में पढ़ रहे हैं तो आप एग्रीमेंट तो आप जानते ही हैं क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ करके आए हैं, लेकिन आप आर्बिट्रेशन का मतलब जरूर समझिएगा, उसके बाद आप एग्रीमेंट पर जाइएगा। आगे बढ़े तो एक तो जो यहाँ पे चीज थी कि सेट असाइड, जो एक्स पार्टी वाला है वो सेट असाइड वाला सवाल पिछली बार आया हुआ है। आगे बढ़े तो आपके लिए एक सवाल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से आने की संभावना है, तो आप एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के विषय में पढ़ लीजिएगा कि उसका मतलब क्या होता है, माध्यस्थम अधिकारों को परिभाषित कीजिए। दूसरी चीज वहां पर पढ़ लीजिएगा कि जो प्रोसीजर है, ग्राउंड फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेटर अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जब आप आर्बिट्रल अवार्ड पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जैसे सामान्य कोर्ट में एक मामले की फाइनलिटी एक लेवल पर हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको आगे रिव्यू, रिवीजन या अपील में जाते हैं, तो वैसे ही आपको ये देखना है कि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा दिया गया अवार्ड है उसकी फाइनलिटी को लेकर के क्या व्यवस्था है। उसकी फाइनलिटी, या कहें तो हिंदी में कि माध्यस्थम पंचाट की अंतिमता से आप क्या समझते हैं, इसका प्रवर्तन कैसे होता है। इस प्रकार का सवाल आप एक चीज देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको लोक अदालत पढ़ना ही पढ़ना है, लोक अदालत के विषय में कि उसका मतलब क्या होता है, या कहें तो उसकी जो प्रक्रिया है उन सब चीजों को लेकर के आप जरूर तैयार होकर के जाइएगा। आगे बढ़ें तो जो चूंकि न्यूयॉर्क कन्वेंशन पिछली बार आपके सवाल आपके सिलेबस में आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए जो इस बार काफी संभावना है आप एक बार जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड जरूर पढ़ लीजिएगा। जिनेवा अभिसमय पंचाट का मतलब क्या है उसको समझ लीजिएगा। लोक अदालत का सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत, डिस्कस इट्स कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन। तो आप एक सवाल लोक अदालत का पढ़कर ही जाइए। आगे बढ़ें तो जो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट वाली बात है, आर्बिट्रेटर के किसी मसले में जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और कैसे आप चाहें तो उसके अपॉइंटमेंट को चुनौती दे सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि भैया हम नहीं मानते आपकी आर्बिट्रेशन, क्योंकि आपके जो आपका जो इंटेंशन है वो हो सकता है मैलिस हो, या हो सकता है कि आप कल को कुछ और कह दें, कुछ और कर दें, तो आप कैसे उसको चुनौती दे सकते हैं। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आर्बिट्रल अवार्ड की बात हम लोगों ने करी, उसकी फाइनलिटी की बात हम लोगों ने करी, और वहीं पर आप एक चीज ये भी देख लीजिएगा कि आर्बिट्रल जो प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट किस स्थिति में होती है, कब होती है। फॉरेन अवार्ड जब हम लोग पढ़ रहे हैं या कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप एक चीज देखिएगा कि फॉरेन अवार्ड जैसे सवाल आया हुआ है कि फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को लेकर के कि व्हेन अ फॉरेन अवार्ड इज इन्फोर्स्ड स्टेट सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन अवार्ड। तो पहले तो आप ये बताइए कि फॉरेन अवार्ड, किसी भी अवार्ड को कब कहा जाएगा कि फॉरेन अवार्ड है। अगर वो भारतवर्ष में हो रहा है आपस में, और जो पार्टीज हैं भारत और अमेरिका हैं, या किसी विदेश की धरती पर, मतलब जो उसके
किसी भी अवार्ड के फॉरेन अवार्ड कहे जाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, देखनी है कि क्या क्या होनी चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, शॉर्ट नोट जैसे डोमेस्टिक अवार्ड का मतलब क्या होता है, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, काउंसिलिएटर का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार की चीजें भी आप एक बार देख लीजिएगा, तभी जाइएगा। आगे बढ़ें तो हम लोगों ने आर्बिट्रल अवार्ड की बात करी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की बात करी। अच्छा, जब आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पढ़ रहे हैं तो जैसे पिछली बार सवाल पूछा गया उसकी संख्या को लेकर के कि उसकी संख्या में सम या विषम होने से क्या असर पड़ेगा या क्या होना चाहिए, तो आप वो जरूर समझिएगा। जब आप ऊपर आर्बिट्रेशन के विषय में और उसके सैलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपके पास जो ये मॉडल है UNCITRAL अनसेट्राल जो मॉडल है आर्बिट्रेशन का, वो भी समझ लीजिएगा कि उसमें मुख्यतया क्या कहा गया था और जो हमारा एक्ट है उससे क्या क्या उसमें चीजें आपस में मिलती हैं, कह लें कि अलग है, विशेष। और फाइनलिटी की बात हम लोगों ने करी, फॉरेन अवार्ड की बात हम लोगों ने करी, लोक अदालत की बात हम लोगों ने करी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, इन सब की डेफिनेशन समझ जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे सैलेंट फीचर्स के रूप में, चाहे कोई एक को ही बड़े उत्तर के तौर पर लिखने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार होकर के जाइएगा। जैसे सवाल है इस प्रकार, निबंधात्मक भी एक आध बार पूछा जा चुका है कि डिस्कस द मीनिंग एंड फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ऑल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सीधे लोक अदालत ना पूछ करके, सीधे परमानेंट लोक अदालत ना पूछ करके आपसे सालसा या कहें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को लेकर के सवाल पूछा गया है, तो उसमें चौंकने की बात नहीं है। आप एक्ट पढ़ेंगे तो आप लोक अदालत पर भी आ जाएंगे। जैसे सवाल क्या है कि व्हाई वाज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन क्यों किया गया है, इसके गठन तथा कृत्यों के विषय में विस्तार से समझाइए। तो लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत पढ़ने के पहले आप एक्ट को जरूर देख के ही जाइएगा। और हम लोगों ने कन्वेंशंस की बात कर ली, जहां पर हम लोग छोटे शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं वहां पर इंटरिम अवार्ड की बात है, इंटरिम अवार्ड देख लीजिएगा। अपीलेबल ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिएगा। फॉरेन अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की बात हम लोगों ने करी कि कब उसको हम लोग चुनौती दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इतने सवाल आपके लिए हैं, और जो इतने पॉइंट्स मैं कहूँ, जो लगभग ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने कही डोमेस्टिक अवार्ड टाइप की, इंटरिम अवार्ड टाइप की, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सवाल आपको ज़्यादा वजन दे देता है, क्योंकि उसमें आप छोटा छोटा करके और 2-3 चीज़ें जब आप लिखने को आपको मिलता है तो आपके पास कंटेंट ज़्यादा होता है और आपके पास स्कोर करने की जो अपॉर्चुनिटी है वही बढ़ जाती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके ADR के पेपर के लिए। अगला पेपर आपका शायद कंपनी लॉ का है, उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके सुझाव, शिकायत, समीक्षा की सदैव प्रतीक्षा रहती है, तो वो भर भर के कीजिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए, प्रणाम।